हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि इसमें हम पढ़ रहे थे जो अपशिष्ट जल के बारे में। इसमें हमारा जो टॉपिक था हमने पढ़ा था वेस्ट वाटर मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट जल प्रबंधन। तो इसमें हमने देखा था जो अपशिष्ट जल होता है यानी जो वेस्ट वाटर होता है उसे हम किस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं, यानी अशुद्ध जल को का जो शुद्धिकरण होता है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था इसमें हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को पढ़ लिया था। आज हम फाइनल ट्रीटमेंट को देखेंगे। तो इससे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में सबसे पहले जो कुछ स्टेप हमें दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या था कि वेस्ट वाटर कलेक्शन था। तो अब हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। तो हमने ये क्या देखा था, हमने एक इमेज देखी थी। इमेज के थ्रू हमने पूरा जो वेस्ट वाटर का जो मैनेजमेंट किस प्रकार से हो रहा है वो पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्क्रीनिंग आई थी, जिसमें हमने एक स्क्रीन का यूज़ किया था और उसमें हमने क्या किया था, फिल्ट्रेशन किया था यानी छन्नी की थी। इसमें जो तैरता हुआ कूड़ा था वो अलग हो गया था। फिर उसे हमने क्या किया, एक नेक्स्ट टैंक में इसे क्या कर दिया, डाल दिया। यानी कि जो तैरता हुआ कूड़ा था वो यहीं पे क्या हो गया था, रुक गया था। उसके बाद हमने क्या किया, इसे एक टैंक में डाला और पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। यानी कि हमने पानी को स्टेबल छोड़ दिया, उसे डिस्टर्ब नहीं किया। और जब हमने पानी को ऐसे कुछ टाइम तक छोड़ दिया तो जो मिट्टी की महीन कण थे वो नीचे यहाँ पे क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं, जिसे हमने क्या कहा, स्लज कहा। अब ये जो टैंक थी, टैंक के नीचे से एक पाइप लगा था जिससे हमने क्या कर दिया, स्लज को रिमूव कर दिया और अब इस पानी को हमने एरिएशन टैंक में डाल दिया। यहाँ पे क्या थे, कुछ बैक्टीरिया थे। कुछ उन बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर था यानी कि जो जैविक कूड़ा था, जो जैविक अशुद्धियाँ थी, उनको क्या किया, उन्हें यहाँ से ख़त्म किया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से क्या कहते इसे एक दूसरी टैंक में रिमूव किया। इसमें ये जो बैक्टीरिया थे, अब ये बैक्टीरिया भी क्या थे, इन्हें भी यहाँ से रिमूव कराना इंपॉर्टेंट था। तो फिर से ये बैक्टीरिया यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो गए हैं और जिसे हमने क्या कहा, एक्टिवेटेड स्लज कहा। उसके बाद इन बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया जाता है। फिर से यहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे जो सैंड यहाँ पे यूज़ होती है फिल्ट्रेशन के द्वारा, ये जो पानी होता है ये पूरा प्योरीफाई हो जाता है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहला हमारे पास क्या आया था, स्क्रीनिंग आया था। तो स्क्रीनिंग में हमने क्या पढ़ा, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर। यानी कि अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया में स्क्रीनिंग सबसे पहला चरण है। इन दिस प्रोसेस द लार्जर ऑब्जेक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड देन मूव्ड इनटू अ ग्रेड एंड सैंड रिमूवल टैंक। यानी कि इस प्रक्रिया में बड़ी वस्तुओं को अपशिष्ट जल से हटा दिया जाता है और फिर ग्रिट और रेत हटाने वाले टैंक में ले जाया जाता है। सबसे पहला क्या था, स्क्रीनिंग था। स्क्रीनिंग हमने कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्क्रीन है, यहाँ से पानी को पास करा है, जो कूड़ा था यहाँ पे अटक गया। सेकेंड जो प्रोसेस हमारे पास आती है वो आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था, आप देखेंगे, वेस्ट वाटर आफ्टर स्क्रीनिंग इज टेकन फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट वेयर ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट इज रिमूव्ड। यानी स्क्रीनिंग के बाद अपशिष्ट जल को प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाता है, जहां सभी जैविक कचरे को हटा दिया जाता है। क्या होगा, यहाँ पे जैविक कचरे को यहाँ से हटाया जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डन बाय पोरिंग द वेस्ट वाटर इनटू बिग टैंक्स फॉर द सॉलिड मैटर टू सेटल एट द सरफेस ऑफ द टैंक। यानी कि टैंकों की सतह पर ठोस जमने के लिए अपशिष्ट जल को बड़े बड़े टैंकों में डालकर प्राथमिक उपचार किया जाता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीनिंग में हमने तैरता हुआ कूड़ा अलग कर दिया है। उसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या कर दिया, एक टैंक में पानी को क्या कर दिया, शांत छोड़ दिया। उसमें जो बहुत महीन जो कण थे वो नीचे यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए हैं और उसे हमने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। यही आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। तो इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप था वो क्या था, अब हमारे पास क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमने निकाला, जो रिमूव किया, उसे हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। तो स्लज का क्या होता है, तो आप देखेंगे, द सेटल्ड सॉलिड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट आर कॉल्ड स्लज। It is decomposed by bacteria and the gas emitted is known as biogas, which can be used as a fuel or can be used to generate electricity.
यानी कि प्राथमिक उपचार के बाद जमा हुए ठोस पदार्थों को अपंग कहा जाता है। यह बैक्टीरिया द्वारा विघटित हो जाता है और उत्सर्जित गैस को हम बायोगैस कहते हैं, जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे जो एक्टिवेटेड नहीं, यहाँ पे जो स्लज हमारे पास आया, तो स्लज में क्या किया, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने इसका निम्नीकरण किया यानी अपघटन किया, उससे एक गैस निकली जिसे हमने क्या कहा, बायोगैस कहा। उसे हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं या फिर बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आया था वो आया था सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हमने क्या कहा था, द्वितीय उपचार कहा था। यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास्ड थ्रू अ टैंक कॉल्ड एरिएशन टैंक वेयर द एयर इज टैप्ड इनटू द वाटर टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरियम। यानी कि प्राथमिक उपचार के बाद पानी को वातन लेन नामक एक टैंक से गुजारा जाता है, जहाँ एरोबिक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाने के लिए हवा को पानी में टैप किया जाता है। क्या हो रहा है, जब एरेशन टैंक में हमने उस पानी को डाला, जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमने क्या किया, स्लज को रिमूव कर दिया और पानी को कहाँ डाला, हमने एरिएशन टैंक में डाला। एरिएशन जो वर्ड है मैंने आपको बताया था, एयर से निकला है, यानी इस टैंक में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो जैविक जो कूड़ा होता है उसे खा जाते हैं और पानी को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इस टैंक में क्या होते हैं, एयर यहाँ पे सप्लाई होती है, यानी कि एयर को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्लज दैट एस्केप्ड आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। यानी कि बैक्टीरिया प्राथमिक उपचार के बाद बच गए कीचड़ के छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। अब जो भी ऑर्गेनिक मैटर था जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में बच गया था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उस ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं और उससे पानी को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट द ब्रोकन डाउन स्लज सेटल डाउन एट द बेस ऑफ यूज टैंक नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, इट कंटेन्स एयर इन इट। यानी द्वितीय उपचार के बाद टूटा हुआ कीचड़ सक्रिय कीचड़ के रूप में ज्ञात विशाल टैंक के आधार पर बैठ जाता है। अब क्या होता है कि जो एरिएशन टैंक में जो भी बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक मैटर को खाया था, उन बैक्टीरिया को भी हमें रिमूव कराना था। तो हमने क्या किया, अब उसे फिर से क्या कर दिया, एक शांत टैंक में छोड़ दिया और उन बैक्टीरिया को हमने क्या कहा, एक्टिवेटेड स्लज कहा। एक्टिवेटेड स्लज को भी फिर यहाँ से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा फाइनल ट्रीटमेंट, यानी अब फाइनली क्या होगा, जो अंतिम उपचार होगा पानी का, उसमें क्या किया जाता है, द एक्टिवेटेड स्लज इज पास्ड थ्रू अ बेड ऑफ अ सैंड ड्राइंग मशीन वेयर द स्लज इज ड्राइड अप एंड वाटर इज फिल्टर्ड आउट। यानी कि सक्रिय कीचड़ को रेत सुखाने वाली मशीन के एक बिस्तर के माध्यम से पारित किया जाता है, जहाँ कीचड़ को सुखाया जाता है और पानी को छान लिया जाता है। यानी एक्टिवेटेड स्लज को क्या करेंगे आप, जो रेत यानी कि जो सैंड की जो बेड होगी उससे पास कराया जाता है और उससे क्या होगा, पानी आगे निकल जाएगा और वो जो स्लज होगा वो वहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द वाटर इज डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर अ वॉल वेरिन इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू द सैंड बेड टू एलिमिनेट एडिशनल पार्टिकल्स। क्या होता है, जब सैंड की बेड से पानी को पास कराया जाता है तो जो एडिशनल जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो अशुद्धियाँ होती है, वो क्या हो जाती है, वहाँ से एलिमिनेट हो जाती हैं। और लास्ट में हमने क्या देखा, दिस वाटर दैट इज़ फिल्टर्ड इज़ देन रिलीज इनटू द रिवर। यानी कि इस पानी को फिल्टर करके फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पानी का जो ट्रीटमेंट था यानी कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था वो कंप्लीट हो गया। क्या हमने यहाँ पे पढ़ा है, सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग कराई, यानी कि जो दूषित जो पानी था, जो इम्प्योर जो पानी था, अशुद्ध पानी था, उसे हमने स्क्रीन से पास कराया। जब स्क्रीन से पास कराए तो क्या हुआ, जो तैरता हुआ कूड़ा था वो अलग हो गया। अब हमने उस पानी को एक टैंक में शांत छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। फिर क्या हुआ, वो जो मिट्टी के महीन कण थे या जो ऑर्गेनिक मैटर था या फिर जो छोटे छोटे पत्थर थे वो क्या हो गए, टैंक के नीचे शांत, जब हमने छोड़ा तो टैंक के नीचे जमा हो गए। अब इस जमा हुए कूड़े को हमने क्या कहा, स्लज कहा। टंकी के नीचे, टैंक के नीचे क्या था, पाइप था, उस पाइप से हमने उस स्लज को अलग कर दिया। इसी स्लज से क्या हो रहा है, बायोगैस का भी फॉर्मेशन हो रहा है और इस बायोगैस का यूज़ हम कहाँ पे कर रहे हैं, या तो ईंधन में कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण में कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इस पानी को फिर हमने एरिएशन टैंक में डाला। ऐसी टैंक थी, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और इस टैंक में एयर भी वहाँ पे पास कराई जा रही थी। इन बैक्टीरिया ने क्या किया, जो ऑर्गेनिक मैटर था यानी कि जो जैविक कूड़ा था, उस पूरे कूड़े को खा लिया
और पानी को प्योर कर दिया। जब पानी प्योर हो गया तो अब क्या हुआ, हमने इस बैक्टीरिया को भी यहाँ से रिमूव करना था, तो फिर से हमने दूसरी टैंक में इन्हें पास कराया, पानी को शांत छोड़ा। जो बैक्टीरिया थे वो टंकी के नीचे वहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा हो गए। इन्हें हमने क्या कहा था, एक्टिवेटेड स्लज कहा था। अब ये क्या हो गया, इस पानी को क्या होता है, इसमें और भी इसे प्यूरीफाई, कुछ केमिकल्स का यूज़ करके पानी को फिर से प्यूरीफाई किया जाता है। और लास्ट में जब पानी प्यूरीफाई हो जाता है तो इसे फिर जल निकाय में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो फाइनल ट्रीटमेंट के जितने भी पॉइंट्स थे इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, अभी तक हमने जाना जो पानी है, पानी दूषित किस प्रकार से हो रहा है और दूषित पानी को किस प्रकार से हम उसे प्योर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि जो दूषित पानी था, यानी कि जो इम्प्योर पानी था, उसे हमने क्या क्या किया, प्योर किया। और इसके लिए हमने किसका यूज़ किया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का हमने इसके लिए यूज़ किया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है बिकम एन एक्टिव सिटीजन, यानी एक सक्रिय नागरिक बने। अब क्यों हमें सक्रिय नागरिक बनने की आवश्यकता है, तो आप पढ़ेंगे वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। यानी कि अपशिष्ट उत्पादन मानव गतिविधि का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन हम कचरे के प्रकार और उत्पादित कचरे की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हम जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हमने कहा कि हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, साफ़ सफाई में करते हैं, चाहे वो अपनी साफ़ सफाई हो, कपड़े धोने हो, किचन की साफ़ सफाई हो, घर की साफ़ सफाई हो। ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये क्या हैं, आवश्यक चीज़ें हैं। ये हमारे जो ज़िंदगी है, हमारा जो जीवन है उसका एक अभिन्न अंग है। तो ये सारी ही चीज़ें हम करेंगे और ये हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो अगर हम साफ़ सफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पानी दूषित होगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि पानी वहाँ पे क्या होगा, दूषित होगा। पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो पानी जो गंदा हो रहा है इसे हम सीमित कर सकते हैं और इसके प्रकार को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम उतना ही पानी यूज़ करेंगे जितने पानी की हमें आवश्यकता है, और अतिरिक्त पानी हम वहाँ पे गंदा नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे वी हैव बीन repelled by an offensive smell. The sight of open drain is disgusting. The situation warrants in the रेनी सीजन वैन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, खुली नलियों का नज़ारा और भी विभत्स है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी ख़राब हो जाती है जब नालियाँ ओवरफ्लो होने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब बरसात का पानी आता है तो आप देखते हो जो नालियों का जो पानी होता है, यानी कि हमने सीवेज सिस्टम पढ़ा था। सीवेज सिस्टम क्या होता है, जितने भी घर होते हैं सारे ही घरों का किचन का जो पानी होता है, वॉशरूम का जो पानी होता है, वो क्या होता है, वो पाइपों के माध्यम से एक जगह इकट्ठा होता है, जिसे हमने सीवेज सिस्टम कहा था। तो कहीं कहीं पे क्या होते हैं, नालियाँ टूट जाती हैं और जब भी ओवरफ्लो होता है तो ये जो पानी होता है नालियों का, ये रोड पे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ फैलने का जो डर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वी हैव टू वेट थ्रू डैम मड पूल्स ऑन द रोड्स। यानी कि हमें क्या होता है, हमें सड़कों पर मिट्टी के पुल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जब जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं तो वहाँ पे फिर मिट्टी या फिर पत्थर रख के हमें वहाँ से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल, फ्लाइज मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट। यानी कि क्या आपको बताया जा रहा है, अधिकांशतः अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ प्रबल हो जाती हैं, इसमें मक्खियाँ, मच्छर और अन्य कीट पनपते हैं। क्या होगा, जो भी ये सीवेज का पानी है अगर वो बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पे क्या आते हैं,
मच्छर वहाँ पे होंगे, मक्खियाँ वहाँ पे होंगी, और ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाने में, हमारे जो बीमारियों को फैलाने में क्या होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या है, एक सक्रिय नागरिक बनने की आवश्यकता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पानी का कितना यूज़ करें, और जो गंदा पानी है उसका जो निवारण है हम किस प्रकार से करें। यानी कि जो गंदा पानी है उसे इकट्ठा नहीं रखना है। वहाँ पे क्या होते हैं, मक्खियाँ हो सकती हैं, मच्छर हो सकते हैं, अन्य जो माइक्रोब होते हैं यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वहाँ पे हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर बीमारियों को उत्पन्न करते हैं और बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। तो ये जो हेडिंग है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये तो हमने जाना कि जो दूषित पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, उससे क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं। अब हम जानेंगे जो सक्रिय नागरिक हैं वो हम किस प्रकार से बन सकते हैं, किस प्रकार से जो पानी है उसको उसे हम किस प्रकार, जो दूषित पानी है उसकी जो मात्रा है किस प्रकार से हम उसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आई है वो है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो हाउस कीपिंग है जो हमारे घर में है, हमारे घर में किस प्रकार से हम जो कूड़ा है उसे कम कर सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे, वी मस्ट मिनिमाइज एंड मैनेज वेस्ट एट आवर हाउसेज बिफोर इट्स डिस्पोजल इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि हमें अपने घरों में कचरे को निपटाने से पहले निम्न तरीके से कम करना चाहिए और उसका प्रबंधन करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो कूड़ा होता है यानी जो हमारे किचन में जो वेस्ट होगा उसे हम किस प्रकार से उसका निवारण करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, यानी कि तेल और वसा को नली में नहीं फेंकना चाहिए। अब जो तेल होता है, जो वसा की जो चीज़ें होती हैं, हमें उसे क्यों नली में नहीं फेंकना चाहिए, तो आप देखेंगे, दे कैन harden and block the pipes in an open drains. The fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. क्या करते हैं ये पाइप को कठोर और अवरुद्ध कर सकते हैं। एक खुली नली में वसा मिट्टी के छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे पानी को छानने में इनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। क्या होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि आप घी खा रहे हैं, तो आपने घी थोड़ा सा छोड़ दिया और उसे आपने नाली में डाल दिया। तो जब आपने डाला उस टाइम पे वो लिक्विड था, लेकिन आप जानते हो कि जैसे जैसे घी ठंडा होता है तो वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब आपने उसे नली में डाल दिया और वो जो घी था वो नलियों में क्या हो गया, जम गया, जिससे क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा। तो इससे क्या हो रही है, जो नलियाँ हो रही हैं वो ब्लॉक हो जा रही हैं, यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, थ्रोन ऑयल एंड फैट्स इन अ डस्टबिन। तो हमें अब क्या करना चाहिए, अब हम ये जो फैट है, ये जो ऑयली जो चीज़ें होती हैं हम कहाँ फेंक सकते हैं, तो आपको बताया गया है तेल और वसा को कूड़ेदान में हमें फेंकना चाहिए, जिससे कि जो नली होती है वो क्या हो, वो ब्लॉक ना हो। ये जो इमेज है ये आपको आपकी बुक में दी गई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो फैटी जो चीज़ है, ऑयली जो चीज़ है, हमें यहाँ पे इसे सिंक में नहीं डालना है, नलियों में नहीं डालना है। और यहाँ पे क्या है, ये जो कूड़ा है ये कहाँ पे डाला जा रहा है, डस्टबिन में डाला जा रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हम क्या करेंगे, जो भी ऑयली चीज़ें होंगी, जो भी फैटी चीज़ें होंगी, उसे हम कहाँ पे डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, ना कि नालियों में। तो ये जो हेडिंग है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था कि हम अपने घरों में किस प्रकार से जो पानी है
पानी या फिर जो पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आया, सेकंड जो पॉइंट आया इसमें क्या है, यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। अब हमें आपको बताया गया कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में डालनी है। कौन कौन सी जो चीज़ें हैं आप देखेंगे, इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जब आप चाय पीते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती, ठोस भोजन के अवशेष, मुलायम खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी हम कूड़ेदान में हमें फेंकना चाहिए। क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर हम नालियों में डालेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आपने चाय की जो पत्तियां हैं, जो आपने यूज़ की हुई चाय की पत्तियां डाली, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करेंगे, नालियों को क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगी। तो इसीलिए जो चाय की पत्ती हो या ठोस भोजन हो, यानी कि आपने सब्जी छोड़ी या आपने दाल छोड़ दी है, तो इस टाइप का जो भोजन होता है इसे हमें क्या करना है, कूड़ेदान में डालना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स, दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। क्या होता है, ये कचरा नालियों को चोक कर देते हैं, यानी कि ब्लॉक कर देते हैं या रोक देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, वे ऑक्सीजन में मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं देते हैं। और क्या होता है कि अगर ये सारी जो चीज़ें हैं ये नालियों में आ गई तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का वहाँ पे क्या होगा, फ्लो नहीं बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ये सारी ही चीज़ें क्या करती हैं, सारी चीज़ें नालियों को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। तो ये जो भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं सारी चीज़ों को हमें कहाँ पे डालना है, डस्टबिन में डालना है। थर्ड जो पॉइंट हमारे पास आता है इसमें क्या बोला गया है, द केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन एंड मोटर ऑयल शुड नॉट बी थ्रोन इन अ ड्रेन्स एज दे किल हेल्पफुल माइक्रोब्स विच डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट। अब क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं और कुछ ऑयल्स होते हैं, उससे हमें क्या करना है, हमें उन्हें भी वहाँ पे ड्रेन्स में नहीं डालना है। जैसे कि आप देखेंगे पेंट हो गया, कीटनाशक दवाएं हो गई हैं, मोटर तेल जैसे रसायनों को हम नालियों में हमें नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये जो केमिकल्स अगर नालियों में हम फेंकेंगे तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें किल कर देते हैं। तो ये जिन माइक्रोब्स को ये मारते हैं, किल करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में क्या पढ़ा था, कुछ बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, पानी को की शुद्धिकरण में हेल्प कर रहे थे, यानी कि पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जैविक कूड़ा है, उसे खा रहे थे और पानी को क्या कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। तो इस प्रकार के जो माइक्रोब होते हैं, ये जो रसायन होते हैं, उन्हें किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी का शुद्धिकरण यहाँ पे नहीं होगा। तो यही आपको बताया गया है कि ये सहायक रोगाणु को मारते हैं जो कि जैविक कचरे को बचाते हैं। इसीलिए हमें जो भी रसायन होते हैं उन्हें नालियों में नहीं डालना है, उन्हें क्या करना है, डस्टबिन में डालना है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो है सैनिटाइजेशन एंड डिजीज़, यानी कि स्वच्छता और रोग। इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड पुअर सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस्ड आर द मेजर कॉज ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ इन आवर कंट्री। यानी कि क्या आपको बताया जा रहा है, दूषित पानी हमारे देश में संक्रामक रोगों के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, सेफ सीवेज डिस्पोजल फैसिलिटेट्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल एट मैनी सिटीज़ एंड विलेजेस इन इंडिया। यानी कि भारत के कई शहरों और गांवों में सुरक्षित सीवेज निपटन की सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। सो पीपल गो टू ओपन प्लेसेस एंड डिफिकेट, यानी फिर क्या होता है, ऐसे में लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है। दिस कॉज द इंक्रीज इन इंसेक्ट वैक्टर्स पॉपुलेशन विच ट्रांसमिट डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफॉइड। तो यहाँ पे क्या होता है, यह कीट वैक्टर आबादी में वृद्धि का कारण बनते हैं जो हैजा, टाइफॉइड और मेनिंजाइटिस आदि बीमारियों को प्रसारित करते हैं।
तो यहाँ पे क्या आपको बताया गया है कि जो सीवेज यानी कि जो हमने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने क्या देखा था, सीवेज ट्रीटमेंट देखा था। तो बहुत सारे ऐसे जो गांव हैं या बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वहाँ पे जो टॉयलेट है वो बने हों। ऐसे में क्या होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं उन्हें शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है, जिससे अब क्या होगा, बहुत सारे माइक्रोब्स वहाँ पे आएंगे, जैसे कि मच्छर, वहाँ पे मच्छर हो गया या फिर मक्खी हो गई, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और ये सारे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत सारी बीमारियों को यहाँ पे पैदा करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे हैजा और टाइफाइड का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, या फिर वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से क्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। तो ये जो हेडिंग है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बहुत सारे रोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। खासकर जो पानी से संबंधित जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत जल्दी से क्या होती है, बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो हमें क्या करना है, स्वच्छता रखनी है, जिससे कि रोग क्या हो, फैले ना। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है उसमें हमें बताया गया है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड विच कॉज अ सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन ऑल्सो। क्या यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का कारण भी बनता है। तो जो ह्यूमन एक्सक्रीशन होता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उससे क्या होता है, बहुत सारे पोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी क्या हो रही है, पोल्यूट हो रही है, और पानी तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होता है, पानी में भी पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, नेक्स्ट आपने देखा, द रिवर वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग फॉर मैनी पीपल। यानी कि नदी का पानी और भूजल कई लोगों के लिए पीने के पानी के स्रोत होते हैं। सो द कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैन स्प्रेड मैनी डिजीज स्पेशली वाटर बॉर्न। क्या होता है फिर, तो दूषित पानी कई बीमारियां फैला सकता है, खासकर जल जनित। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, या फिर जो सीवेज का जो पानी हो गया, अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, या फिर ये जो सीवेज का पानी है इसे डायरेक्टली रिवर या फिर नदियों में डाल दिया जाए, तो बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, पीने के पानी के लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं या फिर नदियों का पानी का यूज़ करते हैं, और उस नदी के पानी में अगर सीवेज का पानी मिक्स हो जाता है तो उसमें क्या कि बहुत सारी जो ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ होंगी, इनऑर्गेनिक अशुद्धियाँ होंगी, और बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, यानी बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी वहाँ पे होंगे, जो कि बीमारियों को फैलाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि जो वेस्ट वाटर होता है या फिर जो सीवेज होता है, उसका जो निपटन है या फिर उसका जो मैनेजमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो लाइन है इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। अब वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट क्या होते हैं, इसमें आप देखेंगे, इन द वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट ह्यूमन एक्सक्रीट इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म इन अ पिट। क्या होता है यहाँ पे, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसे यहाँ पे किसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है,
जो वर्म होते हैं। तो आप देखेंगे वर्मी प्रसंस्करण शौचालय में मानव मल को केंचुओं द्वारा एक गड्ढे में उपचारित किया जाता है। वर्म को क्या कहते हैं, हम केंचुए कहते हैं। तो केंचुए यहाँ पे क्या करते हैं, केंचुए यहाँ पे इसे ट्रीट करते हैं। तो आप देखेंगे द अर्थ वर्म यूजुअली ईट अप ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन ह्यूमन एक्सक्रीट एंड टर्न इट इनटू अ कंपोस्ट। क्या करते हैं केंचुए, केंचुए आमतौर पर मानव मल में मौजूद सभी कार्बनिक पदार्थों को खा जाते हैं और इसे खाद में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसके निवारण के लिए या फिर उसके अपघटन के लिए हम क्या कर रहे हैं, केंचुओं का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और इस एक्सक्रीटा को किस में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है, दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। एक तो क्या हो रहा है, जो एक्सक्रीटा है उसका निम्नीकरण हो रहा है, अपघटन हो रहा है, और सेकेंड यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रही है, खाद प्राप्त हो रही है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि जो वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट होते हैं उसमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है और किस लिए हो रहा है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ फॉर सीवेज डिस्पोजल, यानी कि सीवेज निपटन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था। एक तो हमने सीवेज का जो ट्रीटमेंट पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारी क्या देखे थे, स्टेप देखे थे कि स्क्रीनिंग था, प्राइमरी ट्रीटमेंट था, सेकेंडरी था और फाइनल था। तो यहाँ पे क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे है, वो क्या है, तो आप पढ़ेंगे लो कॉस्ट outside the sewage disposal system has been developed to take care of place where there is no sewage system, example rural areas, isolated buildings, these are described as below। यानी कि सीवेज निपटन प्रणाली के बाहर कम लागत वाले स्थानों की देखभाल के लिए विकसित किया गया है जहां सीवेज सिस्टम नहीं है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र, पृथक भवन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सीवेज सिस्टम के लिए जो ये जो हमारे पास आया है, जो वैकल्पिक व्यवस्था आई है, कहाँ पे हम इसे यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है या फिर जो क्या है ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, सेप्टिक टैंक्स आई है। क्या होता है सेप्टिक टैंक्स में, सेप्टिक टैंक्स इज़ अ लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। यहाँ पे क्या बताया गया, सेप्टिक टैंक एक कम लागत वाली सीवेज निपटन प्रणाली है। Septic tanks are suitable where there is no sewage made. These tanks need cleaning every 4 to 6 months। यहाँ पे क्या होता है, सेप्टिक टैंक उपयुक्त होते हैं जहाँ सीवरेज नहीं बनाया जाता है। इन टंकियों को हर 4 से 6 महीने में इनकी सफाई की जाती है। तो जो वैकल्पिक साधन आया क्या है, हमारे पास सेप्टिक टैंक्स आया है और इन सेप्टिक टैंक्स को क्या होता है, 4 से 6 महीने में इनकी सफाई की जाती है। कहाँ पे लगाए जाते हैं ये, जो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं रहते हैं या पृथक भवन रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें लगाया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।